हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडिया और कनाडा के बीच रिलेशनशिप को जानेंगे और साथ ही इन दिनों जो खालिस्तानी फैक्टर की वजह से तनाव बढ़ा है दोनों देशों के बीच में, तो इसके रीजन्स के बारे में भी जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडियो, उन्होंने हाल ही में कुछ दिनों पहले ये अक्यूज किया कि इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी किसमें, कनाडियन सिटीजन या सिख लीडर जो हरदीप सिंह निज्जर है, ठीक है, तो इसकी किलिंग में, जिसकी किलिंग हुई थी जून 2023 में। और यह जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में, कनाडियन पार्लियामेंट में विदाउट एनी एविडेंस बोला, ठीक है। और ये जो हरदीप सिंह निज्जर है, ये बेसिकली एक टेररिस्ट है जिसको डेजिग्नेट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने अंडर UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019, जो आफ्टर अमेंडमेंट एक्ट हो गया था, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट का ये आरोप है और ये पाया भी गया है कि हरदीप सिंह निज्जर जो है ये आर्म ट्रेनिंग कैंप्स चलाता था कनाडा में, ठीक है, और फंडिंग करता था ये अटैक्स इन इंडिया, ठीक। फिर इसके बाद आफ्टर एक्यूजेशन बाई कनाडियन गवर्नमेंट ने एक्सपेल कर दिया, निकाल दिया इंडियन डिप्लोमेट को, जाने के लिए बोला कि आप अपने देश इंडिया वापस जाओ, ठीक है, अपनी नाराज़गी को जाहिर करने के लिए। इन रिटेलिएशन जवाब में इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने डिनाई किया ऐसे किसी भी इन्वॉल्वमेंट को जिसको वहाँ के PM ने, कनाडा के PM ने बोला था, ठीक है, अक्यूज किया था इंडिया को। और साथ ही इन रिटेलिएशन इंडियन गवर्नमेंट आल्सो एक्सपेल्ड द सीनियर कनाडियन डिप्लोमेट। और ये अब तक का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है इंडिया कनाडा रिलेशन में। अभी तक इतने बदतर हालत नहीं आया कि एक दूसरे के कंट्री के डिप्लोमेट्स को बोल दिया जाए कि आप कंट्री छोड़ के चले जाइए। फिर यदि हम बात करें पिलर्स की कि इंडिया कनाडा के रिलेशनशिप को कौन कौन से ऐसे पिलर हैं जो गवर्न करते हैं, तो वो जैसे है पॉलिटिकल रिलेशनशिप, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ था 1947, जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। और ये बायलैटरल रिलेशनशिप इंडिया और कनाडा के बीच में ये गवर्न करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स, ठीक है। फिर है इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी दोनों कंट्री करते हैं। अनटिल नाउ 2022 के अंत तक इन दोनों का बायलैटरल जो ट्रेड था, व्यापार था, लगभग $6 बिलियन था, ठीक है। और कनाडा जो है वो 18th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है इन इंडिया, और लगभग कनाडा की लगभग 600 कंपनीज जो हैं वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट की हैं, ठीक है, प्रेजेंस रखती हैं अपना इंडिया में। और दोनों ही कंट्री अभी तक इंगेज थी, निगोसिएशन चल रहा था फॉर कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि अपनी होल्ड में रख दिया गया है। जैसे इन दोनों के देशों के बीच में तल्खी बढ़ी है, अब इस समय ये निगोसिएशन होल्ड में है, अभी इसमें बात नहीं चल रही है। यदि हम बात करें डायस्पोरा कनेक्शन की दोनों देशों की, तो आफ्टर इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ जो सिख की है वो इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा कहीं रह रही है, तो कनाडा में रह रही है, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखने वाली बात है कि कनाडा होस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब भारत के जितने भी इंडियन डायस्पोरा या इंडियन सिटीजन जो विश्व में रह रहे हैं, तो कनाडा वन ऑफ द लार्जेस्ट है। जो इंडियन सिटीजन लगभग 16 लाख कनाडा में रह रहे हैं, और जो वहाँ की कनाडा की पॉपुलेशन का 3% है। समझ ना कितनी बड़ी संख्या है। 3% कनाडा की पॉपुलेशन जो है वो इंडियन ओरिजिन के पीपल्स से है, पर्सन से है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि इंडिया ने इन रिटेलिएशन, ये जो कनाडा ने एक्यूज किया, तो इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन
गवर्नमेंट ने कनाडान सिटीजन को वीज़ा देने से मना कर दिया है, ठीक है, एज दोनों के बीच में तल्खी बढ़ गई है। तो इसके बाद और यदि हम देखें एजुकेशन एंड इनोवेशन के फील्ड में दोनों के रिलेशनशिप को, तो हम देखते हैं कि फॉर कनाडियंस इंडियन स्टूडेंट्स इन कनाडा काउंट्स नियरली 40%। मतलब कनाडा में जितने भी फॉरेन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसके 40% स्टूडेंट तो केवल इंडियन ही हैं, ठीक है। बाकी 60% जो कनाडा में अदर फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के हैं, ठीक है। और फिर है स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस की यदि हम बात करें तो दोनों ही कंट्री कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ टू काउंटर चाइना इन इंडो पैसिफिक रीजन। जैसा कि आप लोग को पता है कि चाइना कंटिन्यूसली अपने आप को असर्ट कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। साउथ चाइना सी में दावा ठोंक रहा है कि ये पूरा उसी का है। ताइवान को परेशान कर रहा है क्योंकि वो वन चाइना पॉलिसी के थ्रू बोल रहा है कि ताइवान उसका टेरिटरी है, ठीक है। तो इन सब के विवाद को लेकर के जहाँ कनाडा इंडिया की हेल्प चाह रहा है कि चाइना को किसी तरह काउंटर किया जाए, क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन और आर्मी देखी जाए तो इंडिया में है, ठीक है। इंडिया के पास ये पोटेंशियल है। और आल्सो कनाडा चाह रहा है टू डाइवर्सिफाई इट्स इकोनॉमी। इंडिया का सपोर्ट क्रूशियल है। तो ये दोनों इसकी वजह से स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस की वजह से भी बायलैटरल रिलेशनशिप में है। यदि स्पेस की सेक्टर में देखें तो ये इंडिया की जो इसरो है, जो स्पेस एजेंसी है, और कनाडा की जो स्पेस एजेंसी है, इन दोनों ने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस, ठीक है। आउटर स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए, वहाँ पर रिसर्च करने के लिए दोनों ही कंट्री ने साइन किया था, एग्रीमेंट किया था, ठीक है। फिर इसके बाद है कि इसरो का जो 100 था PSLV, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसने 2018 में कनाडा का जब फर्स्ट लियो सैटेलाइट था इसको भी अपने साइड फ्लाई किया था। मतलब इसको भी लॉन्च किया गया था, इसरो ने लॉन्च किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस कनाडा और इंडिया आल्सो कोऑपरेट कर रहे हैं डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में देखें तो जो एंट्रिक्स है, एंट्रिक्स आपकी इसरो की कमर्शियल बॉडी है। तो एंट्रिक्स ने सेवरल नैनो सैटेलाइट्स जो कनाडा के थे उसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये है। और फिर इसके बाद है यदि हम बात करें चैलेंजेस की, कि इस समय जो चैलेंज है, जो प्रेजेंट कंडीशन चल रही है, प्रेजेंट सिचुएशन बिटवीन कनाडा और इंडिया रिलेशनशिप में, तो चैलेंजेस क्या हैं। तो एक तो खालिस्तानी फैक्टर है। तो खालिस्तानी फैक्टर या मूवमेंट पहले पता होना चाहिए कि आखिर खालिस्तानी मूवमेंट क्या है। तो हम इसके बारे में पहले देख लेते हैं, फिर वापस हम यहाँ पे आएंगे। ये है आपका खालिस्तानी मूवमेंट। देखिए, खालिस्तानी मूवमेंट बेसिकली सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, ठीक है। और इंडिया भी एक्यूज करता रहा है, ये पाया भी गया है कि पाकिस्तान इसको फंड करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि चाइना में सपोर्ट हासिल करने कश्मीर में सपोर्ट हासिल करने के लिए, और वहाँ पे डिस्टर्बेंस बनी रहे, चाइना इंडिया उलझा रहे अपने आंतरिक मुद्दों को लेकर के। तो इस खालिस्तानी मूवमेंट को पाकिस्तान भी फंडिंग करता रहा है। कुछ मतलब देखा भी गया है, कुछ विश्लेषकों का मानना भी है कि चाइना भी कहीं ना कहीं इस मूवमेंट को सपोर्ट करता है, खालिस्तानी मूवमेंट को, ठीक है गाइस। ये खालिस्तानी मूवमेंट है क्या? ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट है। ये जो सेपरेटिस्ट हैं ये बेसिकली एक दूसरा होमलैंड चाह रहे हैं फॉर सिख, ठीक है, टू इस्टेब्लिश ए सोवरेन स्टेट, जिसको खालिस्तान कहा जाएगा इन दी पंजाब रीजन, ठीक है। तो ऐसा है। लेकिन ये जो मूवमेंट है खालिस्तान मूवमेंट, इसने कोई भी सिग्निफिकेंट सपोर्ट हासिल नहीं किया विद इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर कोई आप ऐसा सपोर्ट नहीं पाओगे। ज़्यादातर पाया गया है, ये रिजोनेट करता है बेसिकली इन सेगमेंट्स ऑफ सिख डायस्पोरा कनाडा में और अदर कंट्रीज़ में, जैसे आपका UK हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो वहाँ भी
ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट देखा गया है। वहाँ के जो एम्बेसीज हैं, इंडियन एम्बेसीज, वहाँ पे भी हमले ये करते हैं, खालिस्तानी जो समर्थक हैं नारेबाजी करते हैं। अब वहाँ की कंट्री सपोर्ट क्यों करती है इसको, खालिस्तानी मूवमेंट को? बेसिकली इन दी नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, कनाडा के तो कुछ दूसरे ही मसले हैं, उसको हम देखेंगे चैलेंजेस में। अब दूसरी बात ये है कि पास्ट में दिस मूवमेंट वाज क्रश, मतलब ये पास्ट में इस मूवमेंट को क्रश किया, इंडिया ने दबाया बाय द ऑपरेशन ऑफ ब्लू स्टार जो कि 1984 में हुआ, एंड आल्सो बाय ऑपरेशन ऑफ ब्लैक थंडर जो कि 1986 और 1988 में हुआ। तो ये दोनों ऑपरेशन थे क्या, तो हम इसके बारे में देख लेते हैं। बेसिकली जो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार था जो 1984 में हुआ, ये इंडियन आर्म्ड फोर्स का एक ऑपरेशन था जिसको जून 1984 में किया गया टू रिमूव जर्नैल सिंह भिंडरे वाले को निकालने के लिए, जो कि सेपरेटिस्ट लीडर था फ्रॉम गोल्डन टेम्पल। ठीक है, और जो ब्लैक थंडर मूवमेंट था जो 1986 से 88 में हुआ, इसके तहत बेसिकली दो ऑपरेशन चलाए गए 1980 में टू फ्लश आउट द रिमेनिंग प्रो खालिस्तान समर्थक जो मिलिटेंट थे। इस ऑपरेशन के तहत जो कुछ समर्थक रह गए थे अभी गोल्डन टेम्पल में मिलिटेंट्स से, तो उनको निकाला गया बाय यूजिंग ब्लैक कैट्स जो कमांडोज हैं एनएसए की। तो उसको लेकर भी सिंपथी रहती है, क्योंकि उस समय जो इंडियन आर्म फोर्स थे वो शूज वगैरह पहन के वो अंदर उनका जो पवित्र प्लेस था, सैक्रेड प्लेस था, तख्त था, वहाँ इंटर कर गए। तो फिर उसके बाद ये काफ़ी विवादों में रहा और इसका विरोध भी किया गया कि वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था इनको निकालने के लिए, जो भिंडरे वाला और कुछ प्रो खालिस्तानी थे। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ। फिर इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी उनका असैसिनेशन भी हुआ। फिर इसके बाद सिख रायोट्स भी हुए दिल्ली में। तो इन सब वजह से भी सिख सिंपैथी को जुटा करके ऐसा किया जा रहा है, मतलब खालिस्तानी सपोर्ट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, करते ही हैं। फिर इसके बाद है ये दो ऑपरेशन जो चलाए गए। ठीक है, साथ में 1984 का जो वो था राइट्स था, दिल्ली दंगे जिसमें हज़ारों सिख मारे गए थे आफ्टर असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। तो इसके सपोर्ट में कुछ सेक्शंस में सपोर्ट है सिख पॉपुलेशन में, स्पेशली इन सिख डायस्पोरा ऑफ कनाडा, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इनके सपोर्ट की वजह से भी खालिस्तानी मूवमेंट जो है अभी मतलब पैर पसार रहा है, देखा जा रहा है। अब हम वापस आते हैं चैलेंजेस में। तो खालिस्तानी फैक्टर जो इंडिया कनाडा के बीच रिलेशनशिप के बीच में है और जो इस समय तल्खी आई है इन दोनों देशों के बीच में, तो इसका रीज़न है कि अभी जो प्रेजेंट के जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, तो उनकी जो सरकार है पार्लियामेंट में वो बेसिकली है इन सब उनकी तो जो पहले पॉलिटिकल पार्टी है जस्टिन ट्रूडो की, लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा, ये माइनॉरिटी में है पार्लियामेंट में। इस पार्टी को जिसने सपोर्ट दिया है टू बिकम जस्टिन ट्रूडो एज प्राइम मिनिस्टर और मेक द गवर्नमेंट, तो इनको सपोर्ट दिया है जसमीत सिंह ने। ठीक है, जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं, एक खालिस्तानी सपोर्टर हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली उनको सपोर्ट चाहिए, अपनी सरकार बचानी है। इस वजह से भी वो खालिस्तानी मूवमेंट होता है या एम्बेसीज में, इंडियन एम्बेसी में अटैक होता है तो वो आ जाते हैं, मतलब वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं उनके खिलाफ़। तो अपने पॉलिटिकल एजेंडे को सपोर्ट करने के लिए और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। प्रेजेंट के जो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर हैं लगातार बोल रहे हैं ऐसा। ठीक है, और भी जो चैलेंजेज हैं इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप में, तो वीज़ा और इमिग्रेशन पॉलिसी का इशू है। कुछ सालों में देखा गया है हाल में कि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं फॉर स्टडिंग इन कनाडा। ठीक है, वीज़ा मतलब उनको आसानी से नहीं मिल रहा है। तीसरा है एग्रीकल्चर ट्रेड डिस्प्यूट्स है।
इंडियन डेयरी और जो पोल्ट्री प्रोड्यूसर जो फार्मर्स हैं वो बेसिकली ट्रेड से रिलेटेड कंसर्न अपनी चिंताओं को जाहिर कर रहे हैं ऑन कनाडियन एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, पल्सेज और कनाडा का जो ऑयल होता है उसको लेकर के कुछ इशूज हैं। इसके बाद है ये भी देखा गया है, आपने शायद न्यूज़ में पढ़ा होगा कि कुछ इंस्टेंसों में, जैसे कुछ उदाहरण तौर पर देखें तो जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, जो इंडियन गवर्नमेंट ने 3 फार्मर लॉज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया था, तो फार्मर जब प्रोटेस्ट हुआ था 2020 में, तो उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने फार्मर प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जो बैरिकेड्स वगैरह लगाए थे, तो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे तो वो मतलब खुल के बोल रहे थे कि ये प्रोटेस्ट को पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को क्रश नहीं करना चाहिए। अब बोल रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट इसको क्रश कर रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन कर रही है। तो ये बार बार मतलब वो इंडिया के सोवरेन मैटर में, इंटरनल मैटर में बोल रहे थे, जिस तक का उस समय इंडिया ने विरोध भी किया था। उस समय भी तल्खी बढ़ी थी। लेकिन जब बात इनके कनाडा की खुद की गवर्नमेंट की आती है, जब इनके देश में 2022 फरवरी में कनाडा में ट्रकर्स का जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो उस समय सिमिलरली इन्होंने क्रश किया और कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब उनके प्रोटेस्ट को, जो उनकी समस्याएं थी उनको सॉल्व करने के लिए कुछ किया नहीं। या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में इन्होंने भी उस समय हनन किया, तो इन्होंने अपने देश की ओर नहीं देखा कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इंडिया को लेक्चर देने चले आते हैं बार बार। तो ये चीज़ें थी। तो इन सब वजहों से इन दोनों के बीच में रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं इस समय। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जो डेवलपमेंट होगी तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो गाइस, यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।